बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है MGT 101 मॉड्यूल 3 के सेकंड पार्ट को आज हम करेंगे और बाद हम स्टार्ट करेंगे वोचर से। वोचर क्या होता है? वोचर बेसिकली एक नॉर्मल रसीट है जिसके अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है कि कोई पैसे अगर खर्च किए हुए हैं या खर्च करने हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ खर्च करने हैं, कितने पैसे हैं, क्यों है, थोड़ा बहुत इसकी डिटेल दी जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ सामान मंगवाना है। फर्ज करें वो कॉलेज का फंक्शन है तो उसकी डेकोरेशन के लिए कुछ सामान मंगवाना है। अक्सर स्कूल में ये एक्टिविटी होती है। तो उसको अकाउंटेंट को या जो भी कैशियर है उससे कहा जाएगा जितने पैसे दे दे फलां चीज मंगवानी है, तो वो आपसे कहेगा जी मुझे एक वोचर बना के दे, तो मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ। अब उस वोचर में वो क्या कहेगा, वो कहेगा जनाब आप मुझे इसमें बताएं कि आपको क्या चीज चाहिए और क्यों चाहिए और उसकी मालियत कितनी है। ठीक है। तो बेसिकली वोचर इस काम आता है। जनरल वोचर इसे कहते हैं। ठीक है। वोचर इज यूज टू रिकॉग्नाइज टू अकाउंटिंग हेड्स अलोंग विद देयर वैल्यूज। दो अकाउंटिंग हेड्स और उसकी वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वोचर यूज होता है। Voucher is an internal document that is prepared to witness that the transaction is complete and verified. It is supported by needful documents authorized by appropriate signatures. ये बात क्लैरिफाइड उसने कर दी कि इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन होता है, और जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके अप्रोप्रिएट सिग्नेचर जरूर होते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने जो मिसाल दी है उसके अंदर जो टीचर गया है जिसको डॉक्यूमेंट चाहिए वही साइन करेगा क्योंकि वही उस वोचर के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन होगा। ठीक है। और ये एक एविडेंस होता है उस ट्रांजैक्शन का कि जी जो ट्रांजैक्शन अकर हुई है। अब देखिए अगर उस अकाउंटेंट से पूछा जाएगा जनाब आपने पैसे को दिए, तो वो कहेगा जी मैंने इस काम के लिए दिए, इस टीचर को दिए। और हो सकता है कि ऑथराइज टीचर ना हो, प्रिंसिपल ऑथराइज हो, टीचर से वो कहे कि प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाना है, तो फिर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा उस का कि अकाउंटेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि वो पैसे कहाँ गए हैं। ठीक है। नीचे आ जाए टाइप्स ऑफ वोचर में हमारे पास कई वोचर्स आते हैं। जनरल वोचर है, रिटन authorization prepared for each non-cash financial information for every transaction that meets defined requirements. ये जी ये बात तो क्लियर हो गई कि जनरल वोचर जो है वो नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन की बात कर लें या ऐसी कोई और नॉन कैश जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उसके लिए अगर वोचर बनेगा तो वो जनरल वोचर कहलाएगा। जो पैटी कैश होता है, पैटी कैश बेसिकली क्या होता है कि जो डे टू डे छोटे मोटे खर्चों के लिए जो पैसे होते हैं ना, जिस तरह कोई चाय वगैरह आ जाती है, ठीक है, कोई स्टेशनरी छोटी मोटी मंगवा लें डेली बेस पे, कोई पेंसिलें आ गई, कोई पेपर आ गया, इस तरह की चीजें, उनके लिए पैटी कैश होता है। मंथली बेस पर पूरे मंथ के खर्चे सारे रूटीन वाइज हर महीने हो रहे होते हैं, तो वो एक फिक्स अमाउंट जो है अकाउंटेंट को दे दी जाती है कि ये अमाउंट पूरे महीने के जो छोटे मोटे खर्चे होंगे, चाय वगैरह के, कोई खाने वगैरह के, छोटा मोटा यानी कि कोई एंटरटेनमेंट के, कोई मेहमान आता है उसके, या कोई स्टेशनरी वगैरह लानी पड़ जाती है, जो व्हाट्सएवर, उसके लिए जो वोचर तैयार होगा फिर उसके लिए भी वोचर बनेगा। बेशक एक चाय क्यों नहीं होगी, उस चाय का 60 रुपए का या 80 रुपए का भी वोचर ही बनेगा। फिर कैश पेमेंट वोचर है, अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड एज ए प्रूफ दैट द कैश पेमेंट ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड बिटवीन पार्टीज। अब क्या हुआ कि कुछ सामान मंगवाया गया, सामान बंदा लेके आया ऑफिस में, तो उसने कहा जी पेमेंट दे दे, उसने कहा जी पेमेंट अकाउंटेंट से मिलेगी। अकाउंटेंट के पास वो पेमेंट लेने जाता है, वो कहता है जनाब पहले वोचर बनवा के लाएं कि आप क्या लेके आए हैं, कितनी अमाउंट है उसकी, वो वोचर बनवा के लाएं जिस बंदे ने रिसीव किया उससे। दिस इज कॉल्ड कैश पेमेंट वोचर। और जो सैलरी वगैरह पे की जाती हैं वो भी कैश पेमेंट वोचर के हवाले से ही होती हैं। ठीक है, कि HR वाले वोचर बना के दे देते हैं, फिर अकाउंटेंट उसकी पेमेंट कर देता है सैलरी की। फिर बैंक रिसीट और पेमेंट वोचर। अब बैंक रिसीट वोचर कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग बैंक डिपॉजिट्स। अब बैंक में जो पेमेंट डिपॉजिट करवाते हैं उसके लिए जो बैंक जो रिसीट बनती है उसे बैंक रिसीट वोचर कहते हैं। फिर गिफ्ट वोचर है। गिफ्ट वोचर इज यूज टू गिव राइट्स टू कस्टमर्स फॉर बाइंग गुड्स फॉर फ्री और टू अवेल डिस्काउंट एज ए स्पेशल ऑफर। ये अक्सर औकात कस्टमर्स को गिफ्ट वोचर्स मिलते हैं कि वो डिस्काउंटेड या सस्ती चीजें खरीद लेते हैं।
ये ज्यादातर ना आजकल जो रूटीन है, रिसेंटली स्कूल्स के अंदर बच्चा पार्टी ने डिस्काउंट वोचर्स दिए हैं। फिर ये जो पिज्जा शॉप्स वाले होते हैं या फास्ट फूड वाले होते हैं, ये अक्सर डिस्काउंट वोचर्स दे के जाते हैं स्कूलों के अंदर। कार्ड वगैरह दे के जाते हैं कि आप हमारे कार्ड के थ्रू बाइंग करेंगे तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। दिस कॉल्ड गिफ्ट वोचर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर जनरल वोचर? जी, प्रिपेयर करने का बुक कीपर रिस्पॉन्सिबल है। जनरल वोचर यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जनरल 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 के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वोचर होता है। और ये बिजनेस की इंटरनल ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे मैंने कहा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी है, या कोई भी इस तरह से मिलती जुलती कोई भी चीज रिकॉर्ड होनी है। बाकी आंसर गिवन है, पढ़ लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आएगा जी इनवॉइस। इनवॉइस क्या है जी? इनवॉइस होता है, इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो कि सेलर प्रिपेयर करता है बायर के लिए। आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर करेंगे अपने कस्टमर के लिए। अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो फिर आप जिससे खरीद रहे हैं, जिससे बाइंग कर रहे हैं, वो बनाएगा आपके लिए। An invoice is a document that is prepared by seller to and sent to the buyer. होता क्या है इसके अंदर? इट स्पेसिफाइज डिस्क्रिप्शन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस बाय द सेलर। यानी कि इसके अंदर, इनवॉइस के अंदर क्वांटिटी ऑफ गुड्स होगा, एक तो सीरियल नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होगा, उसकी क्वांटिटी होगी, उसका साइज होगा, उसके पर यूनिट प्राइस होगी और फिर टोटल प्राइस होगी। ये सारी चीजें इनवॉइस के ऊपर मेंशन होती हैं। एक नीचे सैंपल इनवॉइस गिवन है। अब यहाँ पे देखें, एक छोटी सी उसने बनाई हुई है। तो कंपनी का नेम है, उसका एड्रेस है, डेट है, इनवॉइस नंबर है, ठीक है। फिर नीचे किसको भेजा जा रहा है उसका नाम है, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन और उसकी अमाउंट आ जाएगी। ये जरा सिंपल है, लेकिन थोड़े से उसमें कुछ वोचर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें प्रॉपर अमाउंट वो लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, प्रोडक्ट का नेम होता है, आगे प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस होती है, फिर टोटल प्राइस होती है। नेक्स्ट आएगा क्रेडिट नोट। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा ना, इसको हम जरा अब चलते हैं अपनी नोटबुक पे, थोड़े लिखन लिखत पढ़त भी कर लें। देखिए जी, एक आ गया क्रेडिट नोट, दूसरा आ गया डेबिट नोट। बात को ध्यान से समझिएगा ताकि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जी, आपने प्रोडक्ट सेल की, एंट्री पास कर दी जिसको भी सेल की, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। 10,000 की सेल्स की है आपने, सेलर ले गया, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद सेलर वापस आ गया, उसने कहा जी कुछ चीजें जो है वो अब तो स्टैंडर्ड नहीं है, या जो मैंने मंगवाई थी, जो मैंने कही थी, वो आपने नहीं शामिल की। तो वो आया, उसने कहा जनाब मैं कुछ चीजें वापस करने आया हूं। आपने सेल्स रिटर्न डाली 1,000 की, और यहां पे डेटर्स को क्रेडिट किया 1,000 से। आपने एंट्री कर ली, इसकी शक्ल में तो आपने इनवॉइस दे दी थी उसको, इनवॉइस लेके चला गया, वो इनवॉइस प्रूफ है, उसने पैसे देने हैं, तो क्या आपने पेएबल लिख दिया। इस सूरत में आपने उसे क्या दिया? इस सूरत में आपने उसे क्रेडिट नोट दिया। ठीक है, ये क्रेडिट नोट दो सूरतों में, दो तरह से इसको कंसिडर किया जाता है। अगर तो आप बाइंग कर रहे हैं तो जो आपको नोट मिलेगा वो क्रेडिट नोट कहलाएगा। आपने चीजें खरीदी थी, ठीक है। रिटर्न की, तो वो आपके लिए क्रेडिट नोट है। लेकिन उसी टाइम पे जिसने बेची थी उसको वापस आई है, तो उसके लिए डेबिट नोट है। ठीक है,
खरीदार के लिए क्रेडिट नोट है और सेलर के लिए ये डेबिट नोट कहलाता है। एक ही चीज के दो नाम है, दोनों के लिए लहदा रहता है। खरीदार के लिए क्रेडिट नोट कहलाता है और सेलर के लिए ये डेबिट नोट कहलाता है। मकसद क्या होता है, अब देखिए ना, डेबिट। मकसद ये शो करवाना है। अब इसने जो एंट्री करनी थी, ये नोट क्यों इशू करता है, सवाल ये पैदा होता है। चीज वापस आई है, पैसे दे तो गल खत्म करो। लेकिन होता क्या है, क्योंकि वो चीजें उधार पे लेके गया था और उसने अभी कैश पे नहीं किया, तो जब वो कैश पे करने आएगा तो साथ वो क्रेडिट नोट देगा, जनाब ये 1,000 की चीजें मैं वापस कर गया था, 10,000 की खरीदी थी, ये 1,000 की वापस की थी, बाकी 9,000 रुपये मुझसे कैश ले। उस वक्त वो क्रेडिट नोट कैंसिल हो जाएगा, तब तक ये वैलिड होगा। ये इसलिए इशू होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। A credit note is a document that is prepared by seller sent to the buyer to correct mistake of original invoice। अगर इनवाइस में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए भी इशू हो सकता है। और टू रिड्यूस द बैलेंस ड्यू टू बायर और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ गुड्स, या वो गुड्स रिटर्न करे तो उसमें अमाउंट में रिडक्शन करने के लिए ये नोट जारी किया जाता है। ठीक है, सैंपल है क्रेडिट नोट का। इसमें देखें, प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, टोटल प्राइस है। उसी तरह जिस तरह इनवाइस होती है उसी तरह से क्रेडिट नोट भी प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Approved vouchers are recorded in the books of accounts. Original entries, such recorded information is known as accounting entry। जो भी एंट्री जनरल में रिकॉर्ड होगी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बना दूं तो मुझे चीजें बताने की कम जरूरत पड़ेगी। वैसे अकाउंटिंग साइकिल का एक सेपरेट लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें सारी डिटेल मौजूद है, लेकिन शॉर्ट में दिखाते हैं। हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। देखिए वाउचर वगैरह क्लियर हो गया, अब रिकॉर्ड जनरल में होना है, तो ट्रांजैक्शन से बनेगा जनरल। जी। जब कोई भी चीज जनरल में ट्रांजैक्शन कोई भी लिखी जाएगी तो उसको, उस ट्रांजैक्शन को एंट्री कहेंगे। अब वो एंट्री बन गई क्योंकि वो जनरल में लिखी जा चुकी है। एक ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्डेड इन द जर्नल इट टर्म्स एज एंट्री। जनरल से जब हम टी अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट कह लें या लेजर अकाउंट्स कह लें, तो ये कहलाता है पोस्टिंग। आपने जर्नल से एंट्री को लेजर में पोस्ट कर दिया। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आगे जाके इसके हवाले से भी सीखेंगे। टी अकाउंट से जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग। इन नामों से कंफ्यूज नहीं आना, कहीं पे शिफ्टिंग का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है लेजर से ट्रायल बैलेंस बन रहा है। पोस्टिंग का वर्ड आ गया, जनरल से लेजर बन रहा है। एंट्री का वर्ड आ गया तो ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड हो रही है। अब हम अपने ऊपर वापस आते हैं। देखिए जी, वो कहते हैं अकाउंटिंग एंट्री, दीज अकाउंटिंग एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू बुक्स एंड सेकंड एंट्री दैट इज द लेजर। देखें वर्ड क्या है, पोस्ट का। मोस्टली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू रिकॉर्ड एंड पोस्ट ट्रांजैक्शंस। आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी करते हैं और जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसी वक्त वो पोस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, आप जब बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, आपको उसी वक्त, जिस वक्त आपने पैसे जमा करवाया उसी वक्त मैसेज आ जाता है और आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, वहीं बैंक में खड़े खड़े तो आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो क्या है कि बैंक का वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, उन्होंने बेसिकली अपनी एंट्री की है, लेकिन वो उसी वक्त पोस्ट भी हो गई है ऑन द स्पॉट। अच्छा, यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ बुक्स कह रहा है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को जनरल कहते हैं, आगे लिखा हुआ यहाँ पे। बुक ऑफ सेकंड एंट्री को टी अकाउंट या लेजर अकाउंट्स कहते हैं। आगे आएंगे जी, लेकिन बुक्स हैं, प्राइमरी बुक जनरल है, सेकेंडरी बुक लेजर है। जनरल जो है वो बेसिकली डायरेक्टली हर चीज को रिकॉर्ड करता है। उसमें कुछ जो स्पेशल जर्नल बनते हैं, उसमें एक कैश बुक बनती है, परचेज जर्नल बनना है, सेल्स जर्नल है, रिटर्न इनवर्ड जर्नल है, इसको परचेज रिटर्न कहते हैं, सॉरी सेल्स रिटर्न कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड जर्नल है, ये परचेज रिटर्न कहलाता है। और जनरल जर्नल है जिसमें बाकी तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं इन चारों के अलावा। परचेज और सेल्स रिटर्न और के अलावा जो भी एंट्रीज होती हैं बिजनेस के अंदर, जो भी एंट्रीज होगी वो सारी जनरल में रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब है ये 6 तरह के जर्नल बनते हैं। एक तो कैश बुक बनती है, ठीक है, और बाकी 5 ये जर्नल्स बनते हैं। इन नामों को याद रखिएगा, आगे चल के ये आने हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ने हैं, आगे डिटेल आनी है, पूरा चैप्टर आना है इनका, इसलिए हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग आ गया जी।
अकाउंटिंग के लिए दो तरह की, दो टाइप्स है अकाउंटिंग की, यानी कि रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग के दो टाइप्स हैं। एक कैश बेस अकाउंटिंग है, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग है। कैश बेस अकाउंटिंग क्या कहती है? ये कहती है, यानी कि आप इसको कह लें कि हाँ, अकाउंटिंग सिस्टम दो तरह के हैं, कैश बेसिस है और एक एक्रूअल बेसिस है। इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ये बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है। ये कहता है जी, जिस वो कैश आपने एक्चुअली रिसीव किया या एक्चुअली पे किया, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आपने लिखनी है, उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं करना। कैश बेसिस अकाउंटिंग कोई भी यूज नहीं करता। अब देख रहे, मैंने उधार सेल की है, वो बंदा कहता है मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो मैं 1 महीना वेट करूंगा, पैसे आएंगे, फिर मैं लिखूंगा मेरी ये सेल्स हुई हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पेमेंट लेट कर दे तो मेरी सेल्स तो हुई है, तो मैंने सेल्स तो लिखनी है। अगर मैं इस वक्त नहीं लिखूंगा, 2 महीने बाद वो बंदा ना आए, मुझे भी भूल जाए, तो क्या करूंगा? इसलिए कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज नहीं होती। ये पहले कभी यूज हुआ करती थी, या आज भी जो लोग कैश में डीलिंग करते हैं कि जनाब कैश है तो चीज खरीद लो, नहीं है तो चले जाओ, आगे भी वो खुद भी कैश में खरीदते हैं, तो वो बेसिकली कैश बेस अकाउंटिंग यूज कर रहे होते हैं। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। उधार भी बेचा तब भी ठीक है, उधार भी खरीदा तब भी ठीक है, कैश भी खरीदा तब भी ठीक है, कैश भी बेचा तब भी ठीक है। It is a system in which transactions are recorded on the basis of amount becoming due for payment or receipts। जो मर्जी है पे अमाउंट ड्यू है, रिसीव हुई है, नहीं हुई, जो भी है, रिकॉर्ड करनी ही करनी है। Electricity for the last quarter was not paid until end of reporting period 31st December. Under the cash-based accounting, such unpaid bill will not be recognized as expense in accounting year 2009। 2009 का बिल तो 10 में जाके पे ऑफ हो रहा है, तो 2009 में उस कैश बेस अकाउंटिंग के मुताबिक आप एक्सपेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। जबकि अक्रूवल बेसिस के अंदर हम उसको बिल पेबल करके तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 2009 ऑन 1 नवंबर 2008। अब आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दी है, तो आप उसे अक्रूवल बेसिस पे तो लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस या प्री पेमेंट, और कैश बेसिस में आप पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस एज सून एज कैश इज पेड इंश्योरेंस कंपनी। आपने कैश इस वक्त पे कर लिया, उसी वक्त आपको सारे एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स ये है। आगे चलेंगे, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। अब हमारे पास आ गया सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री बेसिकली ये प्रॉपर जो है एंट्री रिकॉर्डिंग नहीं होती। चलें जी, सिंगल एंट्री सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जी। सिंगल एंट्री सिस्टम की एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसके अंदर आप कह लें कि हम डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलते। एनीथिंग डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट वाले कॉन्सेप्ट को हम लेकर नहीं चलते। हम सिंपली कोई चीज बेची है तो लिख देंगे जी इतना कैश मेरे पास आया, कोई चीज खरीदी है तो लिख देंगे इतना कैश पेमेंट हो गई है, कोई डबल एंट्री नहीं करेंगे। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग इन विच सिंगल इफेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी सिंगल एक्टिविटी हुई है वही लिखी जाएगी। The single entry bookkeeping approach contrasts to double entry bookkeeping approach. Each financial information brought at least two equal and offsetting entries in double entry system. One is debit and there is an equivalent credit. ये डबल एंट्री सिस्टम की एक्टिविटी है कि जो भी टास्क होगा उसके दो इफेक्ट्स होंगे, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो ज्यादातर कैश बेसिस पर चल रहा होता है। सिंगल एंट्री अप्रोच फॉर इफेक्टिवली लिमिटेड टू रिपोर्टिंग ऑन कैश बेसिस ओनली। जो भी कैश का लेन देन होगा वही लिखा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी लिखा नहीं जाता। आपने किसी को उधार बेचा तो अलहदा रजिस्टर पर उसके नाम पे पैसे लिख देंगे, जब पैसे आएंगे तो आप अपनी ओरिजिनल बुक में लिख देंगे। ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्राइटेरिया है। Adequacy of single entry system, accounting system. Single entry accounting can be adequate for small business practices, cash based accounting। ये जो किराना शॉप्स वगैरह हैं, छोटी मोटी शॉप्स हैं, ये सिंगल एंट्री सिस्टम अप्रोच पे काम कर रहे होते हैं। ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, कोई डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि इनको पता ही नहीं होता। ये सिर्फ एक कैश रजिस्टर बनाया हुआ है, जितना कैश आया वो लिख दिया, जो जो पे कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। अगर किसी को उधार बेचा है तो सेपरेट रजिस्टर में उसके नाम के साथ लिख दिया, जब वो पैसे 2-4 दिन हफ्ते बाद देने आया तो उस वक्त उन्हें कैश रजिस्टर में लिख लिया कि फलां बंदे से इतने पैसे आ गए हैं। बस यही मामला चल रहा होता है। देयर इज अ फ्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर डे। ट्रांजैक्शन भी थोड़ी होती है, जारी सी बात है, छोटा सा बिजनेस है, कितनी की ट्रांजैक्शन हो जाएगी, लाखों तो नहीं होगी ना। एक एग्जांपल है हमारे पास जी, 5 कॉलम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड। क्या है जी, एक में डेट है, दूसरे में
ट्रांजेक्शन है क्यों रिकॉर्ड हो रही है, तीसरे में जो रिसीट्स आ रही हैं वो लिखी जा रही हैं, पेमेंट्स आ रही है वो लिखी जा रही है, साथ साथ बैलेंस चल रहा है कि हमारे पास कैश कितना है। ये सिंगल एंट्री रिकॉर्ड है, बस सीधा सीधा। बिजनेस स्टार्ट के शुरू में हमारे पास 4520 रुपए थे, यूटिलिटी बिल पे किया 43 में कमी आ गई, फर्नीचर परचेज किया इतनी कमी आ गई, सेल्स की हैं ये रिसीट हो गई, तो ये कमी हो रही है जहां इजाफा हुआ है वो ऐड कर दिया और साथ साथ बैलेंस चल रहा है, और एंड ऑफ द वीक 5540 रुपये हमारे पास रह गए। ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्राइटेरिया है कि सिर्फ कैश बुक बन रही होती है। Extract from the following transaction, identify relevant accounting head along with their respective main heads and also show increase or decrease the main head and to make decision of debit and credit facts। ये जी वही पुराना क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि जी मशीनरी परचेज फ्रॉम मारियन कंपनी, तो मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी, मारियन कंपनी क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितनी है 2000, तो इसमें मशीनरी जो है वो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा 2000 से, मारियन कंपनी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 2000 से। ये देखिए इंक्रीज इंक्रीज, अमाउंट खैर नहीं लिखी हुई, सिर्फ वो एसेट लाइबिलिटी हेड से निकाला, डेबिट और क्रेडिट निकला, फिर इंक्रीज डिक्रीज लिखा और डेबिट क्रेडिट एज यूजुअल आ गया। ठीक है, इस तरह सारी ये आखिरी 10वीं है। फ्रेंड्स लोन वाज रीपेड 200, फ्रेंड से लोन लिया था, हमने रीपे कर दिया 200 का। अब जब रीपे पेड किया है तो एसेट में कमी आ गई और लाइबिलिटी में भी कमी आ गई क्योंकि क्रेडिट था, पे किया है। यहां पे देखें एसेट, अच्छा मेन हेड एसेट नॉर्मली डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो पे हुआ है तो क्रेडिट हो गया। लाइबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट होती है लेकिन यहाँ पे कमी आई है तो क्रेडिट डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। एक्सरसाइज आ गई हमारे पास, फिर एग्जांपल क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई टू काउंटिंग हेड्स एंड आल्सो मेक डिसीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वही मामला बार बार करते चला जा रहा है। स्टेट whether the following transaction true and false, honors into fresh capital during the year will be credited to capital account, बिल्कुल ठीक है। गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी विल बी क्रेडिटेड टू गिफ्ट अकाउंट, नहीं जी हम क्रेडिट क्रेडिट करेंगे परचेजेस को, जब गुड्स गिव अवे हो तो चैरिटी डेबिट होगी, परचेज क्रेडिट होगी, तो ये फॉल्स है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर विल बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, ट्रू है। कैश टेकन बाय प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज विल बी डेबिट टू ऑनर्स पर्सनल अकाउंट, फॉल्स है, यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। लोन टेकन फ्रॉम बैंक विल बी क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हाँ बैंक से लोन लिया है तो क्रेडिट अकाउंट नहीं आएगा, ये लोन आएगा, लोन के हेड में आएगा। सैलरी पे टू मिस्टर जॉन विल बी डेबिट टू मिस्टर जॉन अकाउंट, जॉन मिस्टर जॉन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी के नाम से इसको डेबिट करेंगे, मिस्टर जॉन के अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। छठा ही फॉल्स है, पांचवा भी फॉल्स था, चौथा हाँ पर्सनल अकाउंट वाला फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, पहला भी ट्रू है। आगे चलते हैं जी, उसमें रीजन लिखे हुए ये आप खुद पढ़ लीजिएगा जी। चैप्टर नंबर 4 जनरलाइजिंग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज है जी। स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज आपने कहा था कि आपकी काफी हद तक तैयार है, तो इनकी प्रैक्टिस चैप्टर 4 की प्रैक्टिस अब आपने खुद करनी है, और फिर मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपको कहाँ पे इशू आ रहा है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।